बच्चों, हेनरीज लॉ का सेकंड एप्लीकेशन मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। पहले मैं आपको सोडा वाटर वाली बात बता चुका हूं, अब क्या है सुनिए। जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो समुद्र में अंदर जाते हैं, तो वो सी डाइवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। हमको ये मालूम है कि हम वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम अगर समुद्र के अंदर जाएंगे, अगर मैं सी डाइवर हूं, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाऊंगा। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर होती है। कंप्रेस्ड एयर मतलब एयर कंपोनेंट रहेंगे उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा और नाइट्रोजन भी रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन को जब हम सांस लेके अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन से, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में आ जाता है। पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही वाटर ब्लड में इजीली सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारे ऊपर वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा, मतलब हमारे ऊपर का पानी बढ़ता जाएगा। तो वाटर का लेवल बढ़ने से हमारे ऊपर जो वाटर उसका मास बढ़ता जाएगा, और वाटर का मास इंक्रीज हो गया, वाटर का मास हमारे ऊपर इंक्रीज हो गया मतलब हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, अब वो डिसॉल्व होने लगते हैं हमारे ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगे। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहां से आया, जो हम रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन लिए थे उसी के साथ वो नाइट्रोजन आया। ये दोनों कहां थे, ऑक्सीजन सिलेंडर में थे। अब जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नीचे में हाई प्रेशर के कारण हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया, उनमें से ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन से आया है वो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन या कंबशन में यूज हो जाएगा, पर नाइट्रोजन तो यूज नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन बचा रहेगा। तो वो नाइट्रोजन अभी ब्लड में घुला हुआ है। लेकिन जब हम वापस नीचे से ऊपर आना चालू करेंगे तो हमारे ऊपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हमारे ऊपर का प्रेशर कम होगा मतलब जो गैस हाई प्रेशर के कारण हमारे ब्लड में घुल गई थी, हाई प्रेशर के कारण जो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में घुल गई थी, नीचे से ऊपर आएंगे तो गैस वाटर का मास कम होने से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वही नाइट्रोजन अब गैस स्टेट में आ जाएगी और बुलबुले के साथ बाहर आने लगेगी। अब ये बुलबुला आने से होगा क्या कि अगर एक पंप से आप पानी खींच रहे हो और बीच में अगर एयर आ जाता है तो वाटर का सप्लाई रुक जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि ये नाइट्रोजन के बबल्स बनने चालू होते हैं तो इन बबल्स के कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है, नर्व इंपल्सेस प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो पाती, कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है, और जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो बस्ट भी हो सकती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग। क्या है बेंडिंग? जब हम समुद्र के लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ आते हैं तो हमारे ऊपर वाटर का मास कम होने से हमारे ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिसॉल्व हो गई थी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और वो नाइट्रोजन गैस बुलबुले के साथ बाहर आने लगती है, और इस नाइट्रोजन के बुलबुले के कारण जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड का फ्लो रुक सकता है, नर्व इंपल्सेस प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो पाती, और ब्लॉकेज आके ब्लड वेसल्स जो रहती हैं या ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बस्ट हो सकती हैं, और ये बहुत पेनफुल होता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए बिना तो हम जा नहीं सकते, तो अब क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में हीलियम भी भेजा जाता है। 11.7% हीलियम रहेगा, 56.2% नाइट्रोजन गैस रहती है, और 32.1% जो रहती है वो ऑक्सीजन गैस। पहले केवल ये दोनों जाते थे, ये तो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में रहता ही है, पर हम एडिशनली इसको मिलाते हैं। इसको मिलाने से क्या फायदा होगा, कि इसका क्या फायदा है हीलियम गैस मिलाने से, वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहले जो जाता था कंप्रेस्ड एयर में केवल ये दोनों रहते थे, इन दोनों का फायदा क्या है, मतलब इन दोनों का नुकसान क्या है
समुद्र के अंदर तो कोई टेंशन नहीं है, और जो ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, नाइट्रोजन क्रिएट करता है। अब ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन दोनों तो घुला था, फिर ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये कंज्यूम हो जाता है। ये क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है। पर ये कंज्यूम नहीं होता, ये कंज्यूम ना होने के कारण गैस स्टेट में आता है और वही बबल्स बनाता है। बबल्स बनाने से जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, नर्व इंपल्सेस प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाते, और ब्लॉकेज आने के कारण कभी कभी जो कैपिलरीज होती हैं वो बस्ट भी हो सकती हैं, और जो पेनफुल कंडीशन होती है इसी को हम लोग बेंडिंग बोलते हैं, अगर हम इन दोनों को बेचते हैं तो। इस समस्या से बचने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें हीलियम भी मिला दिया जाता है, तो उसमें इस रेशो में इनको मिलाया जाता है। अब हीलियम मिलाने से फायदा क्या है? हीलियम मिलाने का फायदा क्या है ये समझ जाइए। एक्चुअल में क्या है, अगर एक छोटी सी चीज आप छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो आपको बात समझ आएगा कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक पाइप है, जैसे पानी छत से पानी आता है, बरसात का पानी, उसके लिए एक पाइप होता है। मैं क्या किया हूँ, ऐसे एक पाइप खेलने के लिए बच्चों को कुछ समझाने के लिए बनाया। वो पाइप किससे बना हुआ है? वो पाइप बना है कूलर में जो जाली लगती है खस को जमाने के लिए, उस टाइप की जाली से बना हुआ है। जिस जाली में आप देखेंगे लगभग ऐसा रहता है वो जाली, इस टाइप की कूलर में जाली लगे रहती है, खस लगे रहता है, तो इस टाइप की जाली को ऐसा फोल्ड करके एक पाइप बना लिया, ठीक, जाली से पाइप बना लिया। अब उस पाइप को मैं लगा दिया छत से नीचे लगा दिया, पाइप पूरा ऐसा पाइप बना के छत से नीचे लगा दिया। अब ये जो पाइप बनाया हूं, उस पाइप का जो डायमीटर है, ये जो ऐसा जाली को ऐसा करके, जैसा अपन ड्राइंग शीट को घोल के घुमा के पाइप बनाते हैं, वैसे इस जाली से पाइप बना लिया। इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या है? एग्जैक्टली इतना है कि इसमें 2 टेनिस की बॉल फिट हो सकती है, बिल्कुल 2 टेनिस की बॉल के डायमीटर के बराबर। इस जैसे टेनिस की बॉल है तो 2 टेनिस की बॉल का जो डायमीटर है उनके सम के इक्वल इस पाइप का डायमीटर है, एग्जैक्टली उतना ही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यदि मैं छत में ऊपर से बहुत सारी टेनिस की बॉल डाल दूं, यदि एक टेनिस की बॉल अगर पाइप में आती है तो आसानी से टेनिस की बॉल नीचे चली जाएगी, और बहुत सारी बॉल्स को हम एक साथ डाल दिए तो क्या होगा? हो सकता है 2 बॉल एक साथ आ जाए, तो 2 बॉल पाइप में जब एक साथ आएगी तो दोनों बॉल वहां फंस जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली उनके डायमीटर के बराबर है। तो चूंकि ये 2 बॉल फंस गई है तो बाकी कोई भी बॉल आगे नहीं जा पाएगी। यही प्रॉब्लम होता है नाइट्रोजन गैस के साथ में। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण वो ब्लड वेसल्स को पार नहीं कर पाती और फंस जाती हैं, तो वहां बबल्स जो आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का जो फ्लो रहता है वो रुक जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करेंगे? अब इसी एग्जांपल में आगे हम समझते हैं कि हीलियम का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस का प्रॉब्लम में आपको बताया, साइज बड़ा है, तो आप क्या करते हैं? हीलियम डाल देते हैं। मैं क्या बोला कि ये डायमीटर क्या है? बिल्कुल टेनिस के बॉल के बराबर है। पर अगर टेनिस के बॉल के साथ बहुत सारा हम हीलियम मिला दें तो क्या होगा? मतलब कांच की गोली मिला दें तो क्या होगा? टेनिस बॉल के साथ कांच की गोली मिलाने से क्या फायदा होगा कि यदि मैं कांच की गोली डाल दूंगा तो हर टेनिस बॉल के साथ एक ना एक कांच की गोली आएगी। अब अगर यहाँ एक धागा भी आ जाएगा तो ये टेनिस बॉल नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो हम तो उसके साथ क्या डाल दिए? कांच की गोली डाल दिए। तो यदि मान लीजिए कि एक टेनिस बॉल के साथ यहां पर एक कांच की गोली भी आ गई, तो क्या दूसरा टेनिस का बॉल इसके साथ आ सकता है? नहीं आएगा। तो इस कांच की गोली का फायदा ये हुआ कि एक साथ 2 टेनिस बॉल यहां पर नहीं आ पाएंगे और पाइप में कहीं पर भी रुकावट नहीं होगी, कंटिन्यू बॉल निकलता जाएगा। ठीक, ये इसका एक फायदा हो गया। कांच की गोली आने से क्या फायदा हो गया कि 2 टेनिस बॉल एक साथ नहीं आ पाएंगे, और इससे कांच की गोली जो रहेगा 2 टेनिस बॉल को एक साथ आने से रोकेगा, और जिससे टेनिस बॉल का फ्लो बना रहेगा और बॉल कहीं पर नहीं अटकेगी। दूसरा फायदा ये भी है कि ये जो कांच की गोली है ये इतनी छोटी है कि इसको पाइप की ओपनिंग की जरूरत नहीं है, यहीं से निकलेगा। ये तो पूरा जालीदार है ऐसा, तो कांच की गोली क्या हो गई? यहाँ बीच से भी निकल सकती है। मतलब कांच की गोली खुद अपने कारण से कहीं ब्लॉकेज लाएगी नहीं, और टेनिस बॉल को ब्लॉकेज बनने नहीं देगी टेनिस बॉल का, क्योंकि वो टेनिस बॉल के साथ आ रही है, और कहीं भी उसके कारण ब्लॉकेज क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये साइड से भी निकल सकती है, इसको ओपनिंग की जरूरत नहीं, साइड से भी निकल जाएगी। ठीक यही काम हीलियम का भी है। नाइट्रोजन अकेले आने से क्या होता है? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो कैपिलरीज में फंस जाता है, ब्लॉकेज ला सकता है। पर हीलियम डाल देने से क्या होता है? ठीक कांच की गोली के जैसे हीलियम क्या रहता है? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को फंसने से बचाता है, एक चीज। और दूसरी चीज, हीलियम के जो
हीलियम के एटम बोलना चाहिए, हीलियम का मॉलिक्यूल तो होता नहीं है। तो हीलियम की क्या खास बात हो गई? हीलियम की खासियत ये है कि पहली चीज वो यहां टेनिस बॉल को जैसे कांच की गोली फंसने से बचा रहा है, वैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को फंसने से, एक जगह इकट्ठा होने से हीलियम के एटम जो रहते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को एक जगह इकट्ठा होने या फंसने से बचाते हैं। दूसरी चीज, हीलियम के एटम इतने छोटे होते हैं कि हमारे सेल वॉल को पार कर जाते हैं। जैसे ये जाली से पार हो गया ना कांच की गोली, वैसे हीलियम क्या करता है, सेल वॉल से पास हो सकता है, तो कहीं पर वो ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। तो हीलियम खुद भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा और न ही नाइट्रोजन को क्रिएट करने देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी ब्लड वेसल में ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलाते हैं। हमारे मन में प्रश्न ये आता है कि हम केवल हीलियम क्यों नहीं डाल रहे हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम डाल नहीं रहे, कंप्रेस्ड एयर में नाइट्रोजन ऑलरेडी होती है, पर केवल हीलियम को लेके जाएंगे तो हीलियम से हमारा रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हीलियम को अपन, ये दोनों नेचुरली हमको मिलती है कंप्रेस्ड एयर में, और इसकी नाइट्रोजन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको सॉल्व करने के लिए या उससे बचने के लिए हम हीलियम मिलाकर भेजते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेंडिंग का क्वेश्चन और हीलियम का इंपॉर्टेंस। इसी का नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।